हाँ तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर के बारे में। ठीक है, और ये कभी रेयरली भी कभी डिस्कस हुआ होगा। ठीक है, बहुत कम देखने को मिलता है, बहुत कम ही पढ़ा होगा हमने आज से पहले से। ठीक है, हाँ, इट इज़ वर्थ वाइल टू गिव डिटेल्स अबाउट द एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर। ठीक है, इसको पढ़ना थोड़ा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ठीक है, तो इसमें देखते हैं हमें पढ़ना क्या क्या है। ठीक है, सबसे पहली बात आ जाती है इसमें हमें पढ़ना क्या क्या है। ठीक है, तो देखिए हम पहले बात इसमें पढ़ेंगे रिएजेंट्स की। ठीक है, हम इससे पढ़ेंगे रिएजेंट्स के बारे में। रिएजेंट्स क्या, जो हमारा स्टार्टिंग मटेरियल है। ठीक है, और उसके बाद सेकेंडली हम इसमें पढ़ेंगे मिक्सिंग। ठीक है, कैसे उन रिएजेंट की मिक्सिंग होती है। ठीक, मिक्सिंग के बाद जो कंटेनर है अपना, जो हमने कंटेनर यूज़ किया है, उसका मटेरियल कैसा है। ठीक है, तो कंटेनर मटेरियल। ठीक है, कंटेनर मटेरियल के बारे में बात करेंगे। ठीक है, कैसा मटेरियल होना चाहिए हमारे पास। और इसके बाद हमें हीट ट्रीटमेंट। ठीक है, हीट ट्रीटमेंट। ठीक है, यानी कि हमने देखा था कि क्या होगा, जो हमारे पास एल्यूमिनियम ऑक्साइड थी और जो हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड थी, वो रूम टेम्परेचर पर रिएक्ट नहीं करती थी, तो उसके लिए हमें टेम्परेचर इंक्रीज़ करना था। ठीक है, वही सब चीज़ हम पढ़ेंगे एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर के अंदर हीट ट्रीटमेंट में। ठीक है, और हमारे पास इसके बाद लास्ट जो हमारे पास पढ़ने के लिए है, यानी कि जो हमारा लास्ट टॉपिक है, वो है एनालिसिस। ठीक है, जो हमारा प्रोडक्ट फॉर्म हो चुका है, अब उसका हम क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले रिएजेंट्स के बारे में। ठीक है, चलिए, एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर में सबसे पहले आता है रिएजेंट्स के बारे में। ठीक है, अब देखिए क्या रिएजेंट्स। रिएजेंट्स हमने देखा था क्या क्या यूज़ किए थे हमने रिएजेंट। जैसे हमने वहाँ हमने फॉर्म किया था MgAl2। ठीक है, स्पाइनल फॉर्म किया था ना MgAl2O4 का। ठीक है, उसमें हमारे पास जो रिएजेंट थे, रिएजेंट मतलब जो स्टार्टिंग मटेरियल थे, वो क्या कहते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड थी MgO एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड थी Al2O3। ठीक है, यही था हमारे पास स्टार्टिंग मटेरियल। ठीक है, तो इनको कैसे रिएक्ट करवाना है। ठीक है, अब उसको रिएक्ट कराने के लिए हमारे पास कुछ प्रोसीजर है। ठीक है, वो क्या है, सबसे पहली बात, इन्हें क्या करना पड़ेगा, हमें ड्राई करना पड़ेगा। ठीक है, वेट इसकी वेइंग भी करनी है, पर वेइंग करने से पहले हमें क्या करना है, इसको ड्राई करना है। ठीक है, ड्राई क्यों करना है, देखिए जो हमारे पास MgO है। ठीक है, MgO क्या है, हाइग्रोस्कोपिक है। ठीक है, MgO क्या है, हाइग्रोस्कोपिक। अब ये हाइग्रोस्कोपिक क्या होता है, इसको लिख लेते हैं, हाइग्रोस्कोपिक। हाइग्रोस्कोपिक। ठीक है, MgO हमारे पास हाइग्रोस्कोपिक है। अब हाइग्रोस्कोपिक ऐसे मटेरियल होते हैं जो क्या करते हैं, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। जो हमारे एटमॉस्फेयर में क्या है, मॉइस्चर है या वाटर है, उनको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, हालांकि डिजॉल्व नहीं होते हैं। ठीक है, बस खाली एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अगर हमें सही प्रोडक्ट चाहिए, तो हमें क्या करना है, इन सब चीज़ों को, जो एरर्स हैं हमारे पास, इनको रिड्यूस करना होगा। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, उसे ड्राई कर लेते हैं उसकी वेइंग से पहले। अब ड्राई किस टेम्परेचर तक करना है। ठीक है, जैसे हमारे पास हमें ड्राई करते हैं इसे 200 से 800 डिग्री सेल्सियस के लिए फॉर फ्यू आवर्स। ठीक है, अब देखिए इसे क्या करना है, ड्राई करना है थॉरोली। ठीक है, किससे पहले करना है, प्रीवियर वेइंग, यानी कि वेइंग से पहले। ठीक है, इसे हीट करना है 200 डिग्री सेल्सियस से 800 डिग्री सेल्सियस तक, वो भी कुछ घंटों के लिए। ठीक है, तो क्या होगा, जो भी इसमें मॉइस्चर है, जो भी इसमें वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, ऐसे जो क्या होंगे, जो बाद में हमें प्रॉब्लम कर सकते हैं, उन्हें हम क्या रिड्यूस करना होगा। ठीक है, अब दूसरी इसके बाद क्या होगा, हमें रिएक्ट कराने के लिए अब सरफेस एरिया भी ज़्यादा चाहिए। ठीक है, जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतना अच्छे से रिएक्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, फाइन ग्रेन मटेरियल यूज़ करते हैं। ठीक है, जो बहुत बारीक हो। ठीक है, इससे क्या होगा, हमारा जो सरफेस एरिया वो मैक्सिमाइज हो जाएगा और अच्छे से रिएक्ट कर पाएगा। ठीक है, इस चीज़ को लिखा है, फाइन ग्रेन मटेरियल शुड बी यूज्ड इफ पॉसिबल इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज द सरफेस एरिया। ठीक है, सरफेस एरिया को मैक्सिमाइज करने के लिए। ठीक है, अब बात कर लेते हैं दूसरी टॉपिक की, वो है हमारा मिक्सिंग। ठीक है, आ जाइए, मिक्सिंग के बारे में बात कर लेते हैं। अब देखो, जब हमारे पास रिएक्टेंट हमने क्या कर लिए हैं, वे कर लिए हैं। ठीक है, उनका वेट मेजर हो चुका है। अब बात आती है उनको मिक्स करवाने की। ठीक है, अब देखो मिक्सिंग में क्या होगा, हम जो हमारे पास रिएक्टेंट है उन्हें मिक्स करवाएंगे। ठीक, अब देखो, अगर जो हमारे पास मिक्सिंग है, जो मिक्सिंग करवानी है हमने, अगर वो जो रिएजेंट्स हमारे पास, अगर वो 20 ग्राम से कम है, तो हम यूज़ करते हैं एगेट मोटार को। ठीक है, अब एगेट मोटार को क्यों यूज़ करते हैं, क्या इसकी स्पेशलाइजेशन है, तो स्पेशलाइजेशन बोल सकते हैं या कैरेक्टरिस्टिक्स बोल सकते हैं। ठीक है, क्या इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है। ठीक है, एगेट मोटार देखो जो यूज़ होता है, सबसे पहली बात क्या है, वो हार्ड है। ठीक है, इसलिए हम उसे यूज़ करते हैं। दूसरी बात, पोरस सरफेस नहीं है उसमें। ठीक है, वो क्या है, नॉन पोरस है। ठीक, तीसरी बात, वो मिक्सचर को कंटामिनेट नहीं करता है, यानी कि खराब नहीं करता है। ठीक, अनलाइकली टू कंटामिनेट द मिक्सचर। ठीक, उसके बाद ईजी टू क्लीन है। ठीक है, ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं एगेट मोटार की, इसलिए हम इसे यूज़ करते हैं। पर अगर हमारे पास जो मिक्सचर की क्वांटिटी है 20 ग्राम से ज़्यादा है, तो हम क्या यूज़ करते हैं, हम यूज़ करते हैं बॉल मिल या बॉल मिलिंग। ठीक है, फॉर लार्ज क्वांटिटीज़। ठीक है, जब हमारे पास क्वांटिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, तो हमें बॉल मिलिंग यूज़ करते हैं। अब बॉल मिलिंग टेक्निक क्या है, ठीक है, ये बहुत अच्छा मेथड है। इसमें हम क्या करते हैं, जो हमारा मिक्सचर है रिएजेंट का,
ठीक है। जो रिएक्टेंट का हमारे पास मिक्सचर है उसे हम एक रोटेटिंग कंटेनर होता है उसके अंदर डाल देते हैं, ठीक है। उसमें क्या होती है, बॉल्स होती हैं, ठीक है। जो बॉल में लेंगे उसमें क्या होता है, बॉल्स होती हैं, या उसे हम एगेट कह सकते हैं, ठीक है। एगेट बॉल भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब देखो जो कंटेनर रोटेट करता है, ठीक है, जिस कंटेनर में हमने क्या डाला, मिक्सचर को डाला, उसमें क्या एगेट बॉल्स हैं। अब वो क्या करता है, जब कंटेनर रोटेट करता है तो कुछ टाइम के बाद जो थ्रम्बलिंग मोशन होता है ना कंटेनर का, ठीक है, उससे क्या होता है, एवरेज पार्टिकल साइज डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। जो उसके अंदर जो पार्टिकल साइज है वो डिक्रीज हो गया, किसका, जो रिएक्टेंट हमने डाला था। अब क्या हो गया, पार्टिकल साइज अगर डिक्रीज हो गया तो ज़्यादा सरफेस एरिया मिल गया, अब अच्छे से हो जाएगी मिक्सिंग, ठीक है। मिक्सिंग अब और अच्छे से हो जाएगी, किसमें, बॉल मिलिंग में, ठीक। अब बात कर लेते हैं हमारा जो थर्ड टॉपिक है कंटेनर मटेरियल के बारे में, ठीक है। कैसा मटेरियल हमने यूज़ करना है। अब देखो सबसे प्राइमरी कंडीशन जो है वो क्या है कि वो कंटेनर को इनर्ट होना चाहिए, ठीक है, नॉन रिएक्टिव होना चाहिए, ठीक है। द प्राइमरी कंसिडरेशन फॉर द कंटेनर टू बी इनर्ट, ठीक। और दूसरी बात क्या है, इट शुड नॉट रिएक्ट विद द सैंपल, ठीक है, जिससे कि क्या हो, ये सैंपल से रिएक्ट ना करे। जो हमारे पास सैंपल है, जो हमने रिएजेंट्स लिए हुए हैं, जो रिएक्टेंट है हमारे पास, वो क्या हो, उनसे रिएक्ट ना करे, ठीक है। अब देखो फ्रिक्वेंटली यूज्ड इनर्ट कंटेनर क्या क्या है हमारे पास, जो ज़्यादातर यूज होते हैं इनर्ट कंटेनर, ठीक है, जो इन ऑक्साइड से रिएक्ट नहीं करेंगे, वो क्या है, बोर्ड्स एंड क्रूसिबल या क्रूशिबल्स एंड बोर्ड्स हैं, ठीक है। अब ये किस चीज़ के बने हुए हैं, ठीक है, हमारे पास क्या है, गोल्ड AU और प्लेटिनम PTA, ठीक है। अब देखो जो गोल्ड है वो क्या है, थोड़ा सॉफ्ट है, ठीक है, लेकिन वहीं पर अगर प्लेटिनम की बात आती है, ये क्या थोड़ा हार्ड है, ठीक है। प्लेटिनम क्या है, थोड़ा हार्ड है, ठीक है, हार्ड है किसके कंपैरिजन में, गोल्ड के, ठीक है। और दूसरी बात इसका क्या है, जो मेल्टिंग पॉइंट है वो भी क्या है, उससे ज़्यादा है, ठीक है। इसके क्या जो मेल्टिंग पॉइंट है वो भी क्या है, ज़्यादा है, किससे, AU से। बट इसके प्लेटिनम के साथ प्रॉब्लम ये है कि बहुत एक्सपेंसिव है, तो हम क्या करते हैं, गोल्ड बेस्ड अलॉय बनाते हैं, ठीक है। ऐसा अलॉय जिसमें क्या हो, जो गोल्ड का अलॉय हो उसमें क्या हो, थोड़ी हार्डनेस आ जाएगी, ठीक है। जैसे हमारे पास है AuPD अलॉय, ठीक है, जो गोल्ड और प्लेटिनम जो हमारे पास गोल्ड है और क्या पैलेडियम है, ठीक है, इनकी जो अलॉय होगा वो क्या होगा, थोड़ा हार्ड होगा, ठीक है, और नॉन रिएक्टिव होगा। इसलिए हम यूज़ करते हैं कंटेनर इसका AuPD कंटेनर, ठीक है। जो कंटेनर बना होता है हमारे पास AuPD का होता है, ठीक। अब फोर्थ टॉपिक की बात आती है हीट ट्रीटमेंट, ठीक है। इन्हें कितना हमें हीट करना है, कितना टेम्परेचर प्रोवाइड करना है हमें, ठीक है। अब अगर हीट ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो वो डिपेंड करता है रिएक्टिविटी ऑफ रिएक्टेंट्स, ठीक है, रिएक्टिविटी ऑफ रिएक्टेंट्स, ठीक है। रिएक्टेंट कितनी ज़्यादा रिएक्टिव है, अगर वो कम टेम्परेचर में ही रिएक्ट कर जा रहा है तो हमें टेम्परेचर ज़्यादा रेस करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर वो बहुत ही ज़्यादा इनर्ट है, मतलब कम टेम्परेचर पर रिएक्ट ही नहीं करता है, तो टेम्परेचर हमें इंक्रीज करना पड़ेगा, ठीक है। अब हम जो बात कर रहे हैं वो है हमारे पास मैग्नीशियम ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड की, ठीक है। ये दोनों के दोनों रूम टेम्परेचर पर इनर्ट है, ये रिएक्ट नहीं करते हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना पड़ता है, अगर हमें इन्हें रिएक्ट करवाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, फर्नेस में डालना पड़ेगा, वो भी कितना, 1400 डिग्री सेल्सियस से 1600 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तक, ठीक है, उतनी देर। यानी क्या होगा, हमें बहुत ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए इसके लिए, इनको रिएक्ट करवाने के लिए, हमने देखा था पहले भी, ठीक है। अब देखिए हीट ट्रीटमेंट कितना है, 1400 डिग्री सेल्सियस तो 1600 डिग्री सेल्सियस हमें इतना टेम्परेचर प्रोवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो जो मिक्सचर है वो क्या होगा, ग्रेजुअली हीट करना है उसे, ठीक है। जो डिकम्पोजिशन होना चाहिए वो कंट्रोल्ड मैनर में होना चाहिए, ऐसा नहीं कि बहुत जल्दी कर दिया तो डिकम्पोजिशन बहुत फास्ट हो गया और उससे क्या होगा, हमें डिजायर्ड प्रोडक्ट नहीं मिलेगा, ठीक है। तो देखो लिखा हुआ है, द मिक्सचर शुड बी हीटेड फर्स्ट एट सुटेबल टेम्परेचर, ठीक है, फॉर फ्यू आवर्स, ठीक है। कुछ टाइम के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ घंटों के लिए हमें उसे क्या करना पड़ेगा, एक सुटेबल टेम्परेचर में हीट करना पड़ेगा, सो दैट द डिकम्पोजिशन अकर्स इन अ कंट्रोल्ड मैनर, ठीक है, जिससे कि कंट्रोल्ड मैनर में डिकम्पोजिशन हो जाएगी। अब हमें एक बात का और ध्यान देना है कि जो टेम्परेचर होगा कंट्रोल मैनर में होगा, और एटमॉस्फेयर का भी हमें बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा, क्योंकि एटमॉस्फेयर में क्या होना चाहिए, वाटर नहीं होना चाहिए, ठीक है, वाटर कंटेंट नहीं होना चाहिए, ठीक, वरना क्या होगा, MgO क्या है, हमारे पास हाइड्रोस्कोपिक है और वो वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगी, तो ऐसा प्रोडक्ट नहीं मिलेगा हमें जैसा चाहिए, ठीक है। अब बात आती है हमारे पास फिफ्थ की, जिसमें हम क्या एनालाइज करेंगे, तो उसे लिखते हैं एनालिसिस, ठीक है। द प्रोडक्ट ऑफ द सॉलिड स्टेट रिएक्शन आर यूजुअली इन द फॉर्म ऑफ पाउडर, ठीक है। इनके जो प्रोडक्ट्स होते हैं किस में होते हैं, पाउडर की फॉर्म में होते हैं। अब जो इनको एनालाइज करने की टेक्निक है वो क्या है हमारे पास, एक्सरे पावर डिफ्रैक्शन, ठीक है। इनको एनालाइज करने की टेक्निक क्या है, एक्सरे पावर डिफ्रैक्शन। अब एक्सरे पावर डिफ्रैक्शन से हम क्या करते हैं, इससे हमें पता चल जाता है कि जो पाउडर डिफ्रैक्शन मेथड है उससे हम क्लियरली देख सकते हैं कि हमारी रिएक्शन कंप्लीट हुई है या नहीं हुई है, ठीक है। अब एक्जैक्टली हमें क्या बताता है, ये तो चीज़ हमें पता नहीं चलती कि हमारा प्रोडक्ट कितना बना हुआ है, लेकिन हम इतना पता लगा सकते हैं कि कंप्लीट हुई है या रिएक्शन नहीं हुई है, ठीक है। इससे हम क्या क्या चीज़ पता लगा सकते हैं, जैसे हम रिएक्टेंट्स के बारे में निकाल सकते हैं, या उसके जो प्रोडक्ट जो हमारे पास क्या साइड प्रोडक्ट हो गए या इंटरमीडिएट हो गए, उन सब के बारे में हमें सब पता जाता है। XRD, ठीक है, एक्सरे पाउडर डिफ्रैक्शन, ठीक है। ये हमने उसमें पढ़ा भी है ना, जो सिग्नल्स होते हैं, जो फिंगरप्रिंट जैसे सिग्नल्स होते हैं, अलग अलग होते हैं, सबके हर चीज़ के अलग अलग हैं, ठीक है। XRD, ये कभी हम इसे XRD में पढ़ेंगे, ठीक है। उस टेक्निक में जैसे अलग अलग सिग्नल मिलते हैं ना हर एक चीज़ के लिए,
ठीक है। वैसे यहाँ पर क्या होता है, हम एनालाइज कर पाते हैं XRD से या एक्सरे पावर डिफ्रैक्शन से, ठीक है। उससे हम क्लियरली देख लेते हैं कि हमारी रिएक्शन कंप्लीट है नहीं है, क्या हमारे पास जो स्टार्टिंग मटेरियल था, जो रिएजेंट्स थे वो कैसे थे, ठीक है। और अगर हमारा कुछ इंटरमीडिएट बना हुआ है तो उसकी हेल्प से हम पता लगा सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें हमारे पास बची, ठीक है। यही सब कुछ है। ओके, थैंक यू। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर्स में।